आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। खूबसूरत वादियों में खूबसूरत आवाज़ें जब सुनने को मिलें तो इंसान एक अलग ही मंज़र में पहुंच जाता है, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। और उस दुनिया में पहुंचने के बाद जब आपको इस तरह के लोग मिलें जो आपके लिए आइडियल बन जाएं तो बात ही अलग होती है। तो आज हम आपको एक खूबसूरत संगीतकार से मिलाने जा रहे हैं भद्रवाह के, जिनका नाम तौकीर है। और ये वो संगीतकार है, ये वो गुलकार है जिसने भद्रवाह का नाम जो है इंडियन आइडल में भी पहुंचाया था, लेकिन चौथे राउंड में नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद छूने हैं आसमान में जो है अभी तक वो प्रोविंस लेवल तक पहुंचे हैं और अब उनका जो है जो फाइनल कंपटीशन है आगे होने वाला है। तो आज हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तौकीर जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि किस तरीके से इस संगीत के साथ आप जुड़े और किस तरीके से आपको संगीत ने अपने पास बुलाया। बेसिकली मेरी कॉलेज जब चल रहा था कॉलेज, तो तब मैं एक रियलिटी शो देखता था भारत की शान। उसमें एक कंटेस्टेंट होता था साहिल सोलंकी, उसको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर था। तो उसकी वॉइस, फिर उसके गाने रिकॉर्ड कर करके उसको वैसे ही गाना, फिर धीरे धीरे फिर जब मेरे पापा को पता लगा कि शायद ये इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, फिर मेरे को डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाया। तो हमारे यहाँ पे एक उस्ताद थे मसूद साहब, तो उनसे मैंने स्टार्ट कर दिया सीखना। फिर ऐसे धीरे धीरे तो इंटरेस्ट बढ़ता गया। बाद में एक रियलिटी शो आया, पहली बार जब मैंने जीता था, कॉलेज कंपटीशन था, थोड़ा और इंस्पायर हो गया। ऐसे धीरे धीरे बहुत से रियलिटी शोज़। दर्शकों के लिए कोई जो है शुरुआत में कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है और जो गाना चाहते हैं आप? हाँ, बेसिकली मेरे दिल के करीब जो है बहुत से सॉन्ग हैं, बहुत से, लेकिन मैं मैक्सिमम सुखविंदर सिंह को फॉलो करता हूँ ऐसा। तो हाँ, उनका ही एक सॉन्ग मैं ज़रूर गाना चाहूँगा। पिघला दे जंजीरें, बनाने की हो शमशीरें, नरुना 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 शमशीरें, नरुना नरुना नरुना। कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हो कर हर मैदान फतेह, हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। थैंक यू। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इन्होंने इस गाने को अंजाम दिया और ख़ास तौर पे हर मैदान को फ़तेह करने के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह इनको फ़तेह मिलेगी। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से घर का जो है सिस्टम आपका चलता है। फादर आपके काम करते हैं? हाँ जी, मेरे पापा जो है वो एक इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा। अभी जॉब कर रहे हैं वो एज ए इलेक्ट्रिशियन डागुले में। हाँ जी। तो मदर जो है वो? नहीं, वो हाउस वाइफ है, हाउस उस घर का काम है। तो आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। तो 4 भाइयों में एक ही भाई गाना गाता है? नहीं, इंटरेस्ट तो सब में, थोड़ा बहुत सब गाते हैं। मैं भी गाता हूँ, मेरा छोटा भाई भी गाता है, मैक्सिमम सभी गाते हैं। लेकिन इस गाने को सही तरीके से समझना और उसके बाद उसको गाना, वो समझ कब आई? ये जब मैंने बेसिकली म्यूज़िक की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया, मैंने बेसिकली स्टार्टिंग से ही क्लासिकल की ही जो है तालीम वो स्टार्ट कर दी थी। तो धीरे धीरे जब मेरे उस्ताद जो थे वो मेरे को कंटिन्यू उसके बारे में, क्लासिकल के बारे में समझाते गए, क्योंकि मेरे को बचपन से तो था नहीं कि मतलब कि बचपन से कोई ऐसा हो, शौक़ हो या कुछ हो, काफ़ी देर से हुआ ऐसा। तो फिर जो मेरे उस्ताद हैं मसूद साहब, उन्होंने बताया कि फिर इस चीज़ को कैसे आप, मतलब एक तो हुआ गाना, फिर बाद में उसको वर्डिंग को कैसे फ़ील करो, फिर उसको प्रोनाउंस करो,
वो सब जो चीज़ें सबका मिक्सचर बन के फिर एक गाने को वो गाना प्रेजेंट करने के लायक बनता है। तो वो सब मैंने अपने उस्ताद से सीखा है। तो गाने का जो महत्व है, ख़ास तौर पे जो बॉलीवुड का गाना है या जो कश्मीरी फ़ोक गाना है, भद्रवाही फ़ोक गाना है, जो आपके यहाँ पे अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें कितनी कोशिश की कि कौन कौन सी ज़बान में आप गाना गाते हैं जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में जितनी भी अभी लैंग्वेज, अभी ट्राई तो मैं हर एक में कर रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन अभी यह है, अभी मेन जो है हमारा भद्रवाही है, तो भद्रवाही फ़ोक तो मैक्सिमम उस पर फोकस रहता है। वो उसके अलावा कश्मीरी हो गया, फिर डोगरी भी है। डोगरी भी है? हाँ जी। डोगरी तो बड़ी दूर है, मतलब जम्मू की डोगरी है तो वो यहाँ पे? हाँ है दूर, लेकिन फिर भी पास में, अभी जम्मू में ही आते हैं। तो कोई ऐसा गाना जो हमारे दर्शकों के, खासतौर पहले भद्रवाह का ही आप गाएं, भद्रवाही गाना, बिकॉज आप भद्रवाह के रहने वाले हैं, भद्रवाह के लोग आपको सुने, कि भद्रवाही कोई गाना जो सबसे अच्छा लगता हो आपको? बिल्कुल, गाने तो सभी अच्छे हैं भद्रवाही में जितने भी मैक्सिमम, लेकिन एक गाना जो मेरे पापा ने खुद लिखा भी, कंपोज भी किया हुआ है। अच्छा, मतलब आपका पापा आपके लिखते हैं गाना? हाँ जी, वो राइटर भी है, वो भद्रवाही राइटर भी है और वो कंपोज़र भी है। वो तो आपके पापा का नाम क्या है? वो मिस्टर आशिक अली है। आशिक अली। हाँ जी। गाएं फिर उनका, ये तो हाँ। सुनना चाहेंगे। कंचर तकर एतबार दिला तो, कंचरो तकर एतबार दिला, सदराना फुल्लोरी बहार दिला तू, कंचरो तकर एतबार दिला। वाह वाह वाह, समझ मुझे नहीं आई, मैं भद्रवाही तो आती नहीं है, बट बोल बड़े अच्छे लगे। तो आप ये भद्रवाही जब आप गाते हैं यहाँ भद्रवाह में, तो आप पॉपुलर होंगे, सब लोग आपको चाहते, जब भी कोई प्रोग्राम होता होगा तो तौकीर तौकीर तो बुलाते होंगे? हाँ जी, ऐसा बड़ी बार हुआ। बेसिकली हमारा एक बैंड है, बैंड ऑफ भद्रवाह, जो जिसको आर्मी यहाँ पे वो चला रही है। और तो ऐसा मेरे से, जैसे अभी आपने बोला कि तौकीर ऐसा हुआ एक बार, लास्ट बड़ी बार हुआ ऐसा। तो स्टेज पे हो तो फिर एक बार गाना गाओ तो फिर पूरी पब्लिक करे वंस मोर। तो लगता है तो उस वक्त कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये जो गायकी मैंने चुनी है तो इसमें कुछ दम है, कुछ मज़ा है, कुछ आगे जो है आप सेलिब्रिटी बनने वाले हैं? बिल्कुल, वो चीज़ जो है ना, वो क्योंकि आर्टिस्ट के अंदर वही चीज़ होती है, उसी चीज़ का भूखा होता है जो आर्टिस्ट होता है। तो अगर वो चीज़ कहीं पे ऐसा मिल जाए कि मतलब वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ जाती है कि मतलब हाँ कुछ तो किया है, कुछ तो है। लोगों को मोहब्बत हो जाती है संगीत के साथ, संगीतकार के साथ भी। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब लड़कियां बहुत जो होती हैं संगीतकार की दीवानी होती हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी हो कि आप भी तंग आए हो कि भाई ये गाना चुना ही क्यों था, गाने का क्यों सोचा था कि लड़कियां बहुत आ गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा हो हम तो मान नहीं सकते। कभी ये मतलब प्यार, क्योंकि ये भी कहा जाता है संगीतकार वही बनता है जिसको मोहब्बत होती है या उसमें कभी धोखा लगता है। कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपको मोहब्बत हुई या प्यार हुआ, उसके बाद कहीं धोखा, फिर आपने संगीत की दुनिया को चुना? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि मैंने आपको बताया कि मैंने संगीत जो है वो काफ़ी देर से स्टार्ट कर दिया, तो फिर धीरे धीरे उसमें कुछ उतना ज़्यादा नहीं था इम्प्रूवमेंट होता। फिर हमारे उस्ताद ही कहते थे कि इसके लिए किसी न किसी चीज़ को रखना पड़ता है, कि मतलब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो कि मतलब दिल टूटना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए। तो मैक्सिमम मैं यही रखता हूँ कि हाँ मैं मतलब अल्लाह के लिए गा रहा हूँ, वो उसको फोकस करके कि कहीं ना कहीं से वो फील जुड़ जाए मेरे साथ। अच्छा। तो मैक्सिमम मेरा उसी पे फोकस रहता है। तो कश्मीरी में कोई गाना, कोई मतलब खूबसूरत सा गाना जो आप गाते हो, जिनके दीवाने यहाँ पे लोग भी हों, जैसे डोडा में आप कभी गए होंगे गाना गाने, तो कभी कश्मीरी गाना ऐसा हो जो आपके दिल के बहुत करीब है? हाँ, कश्मीरी भी काफ़ी है, और अभी मेरे पापा ने भी कुछ काफ़ी लिखे हुए हैं। कश्मीरी में भी लिखते हैं आपके पापा? हाँ, वो कश्मीरी राइटर। क्या बात है। तो उसमें से एक जो है हमने बेसिकली बॉलीवुड के कुछ गाने, उनको हमने कश्मीरी वर्जन दिया हुआ है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब पहले आप बताएं कि पहले गाना आप सुनाएं, उसके बाद हम आपसे पूछें कौन सा गाना है। अच्छा ठीक है, मैं कश्मीरी वर्जन वाला सुनाऊँ? हाँ बिल्कुल। मिलता रुख ये दिल छुकरा, चैन नावच तसे बेपरा, घड़ी की त्रहवी छुगछा, मौतुक इंतजार छुस करा,
ओ हमदम दुनिया त्राव चैपात दिलुक आराम राव चैपात वचस मंजिलोल चौन बरबर युतुई ना सोचे थके युतुई ना सोचे थके युतुई ना सोचे थके। ये तो मुझे समझ आ गई कौन सा गाना है, अब आप गाएं ज़रा। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है दज पे ही सांस आके रुके मैं तुझको इतना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तो आप देख सकते हैं दर्शकों कि किस तरीके से हिंदी वर्जन को कश्मीरी वर्जन में बनाया गया है और कितनी खूबसूरती से इसको पेश किया गया आपके सामने। अब हम आगे भी इनसे जानेंगे और कौन सा टैलेंट है इनके पास। इसके अलावा जो है आपने कश्मीरी भी गा लिया, आप डोगरी ख़ास तौर पे हमारे डोगरों के लिए कोई एक गाना आप डोगरी में बोलें। हाँ जी बिल्कुल। नैना दो तेरे नैना नैना दो तेरे नैना इयां जियां अंब रैंदे तारे हुण इंदलिश कहंदे मारे हो सोचे विच रवां दिन रहना हो नैना दो तेरे नैना नैना दो तेरे नैना। तो ये कौन सा गाना था? ये डोगरी में था। नहीं था डोगरी, कहीं हिंदी का तो नहीं ट्रांसलेशन है इसका? नहीं इसका ही था। ये बेसिकली कमाल खान साहब ने गाया है, तो ये डोगरी सॉन्ग है। डोगरी सॉन्ग इसमें आप देख सकते हैं डोगरी गाना भी हमने इनसे गवा लिया। तो इतना कुछ इतने ज़बानों को क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो भद्रवाही समझना ही मुश्किल है, लेकिन आपने डोगरी भी गाया, कश्मीरी भी गाया, भद्रवाही तो आपकी मादरी ज़बान है, उसके बाद बॉलीवुड के गाने तो आप सब भी गाते हैं। उसके अलावा और कोई हिमाचली या कोई भोजपुरी इस तरह को है कोई? हाँ जी। कौन सा? मैं बेसिकली भोजपुरी भी कुछ गाने प्रिपेयर किए हुए हैं, राजस्थानी भी है। अच्छा। हाँ जी। मतलब पूरा भारतवर्ष के हर एक गाना आपको आता है? हाँ इतना भी नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। कोई ऐसा गाना जो आप जिसमें आप महारत रखते हो जिस लैंग्वेज, क्योंकि मुझे तो लैंग्वेज समझ आएगी नहीं, मेरी दर्शक जो है उनको समझ आ जाएगी, तो उनके लिए कोई ऐसा गाना? हाँ मैं भोजपुरी की कुछ लाइनें गाता हूँ। मनोज तिवारी की का सॉन्ग है। हाँ जिया हो बिहार के लाला और जिया तू हजार साला, जिया हो बिहार के लाला हाँ जिया तू हजार साला हो जिया तू हजार तनी नाची के तनी गाई के उधन नाची गाई सबके मनवा लावारे भैया उधन गान पकड़ के गान पकड़ के तान सेन का लावारे भैया तन कड़न बक्का तान तड़का सावारे भैया तन कान पकड़ के तान सेन का लावारे भैया। बहुत ज़बरदस्त। और आप देख सकते हैं कि भाई भोजपुरी भी ये गा लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कितने घंटे आप रियाज़ करते हैं दिन में, इस खासकर इस संगीत को मेंटेन करने के लिए? बेसिकली घर पे मैं अक्सर घर पे होता हूँ, तो मैक्सिमम रियाज़ ही चलता रहता है हमारा, क्योंकि अक्सर मेरे कभी कोई फ्रेंड आ गया, कभी कोई कज़िन वगैरह आ गया, क्योंकि सब मैक्सिमम इंटरेस्टेड हो। अभी मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है सब वही फ्रेंड है जो म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि या तो फ्रेंड कोई कॉल कर देगा या तो घर पे कोई कज़िन वगैरह आ जाएगा, फ्रेंड आ जाएगा, तो हर दिन ऐसा चलता रहता है। कोई परफेक्ट वो नहीं है कि टाइमिंग की ऐसा है, लेकिन यह है कि हर दिन रियाज़ होता रहता है। संगीत के साथ इश्क हो चुका है आपका? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो कभी, जो मैंने पहले भी सवाल में मैं झूठ पूछूंगा, किसी और से भी इश्क हुआ कभी? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा अभी तक नहीं हुआ? नहीं। चलो हम कोशिश करेंगे आगे हो। मैं एक और निजी सवाल आपसे पूछूंगा कि स्कूल में, कॉलेज में अभी तक जब आप गए तो टीचर ने कभी किसी ने मतलब आपको डिमोट तो नहीं किया? किसी ने बोला कि क्या संगीत के पीछे लगा हुआ है, कौन देखता है, भद्रवाह में इतने इतने बड़े संगीतकार गुजरे, उनको कुछ नहीं हुआ, तेरा कहाँ होगा? ऐसा कोई कभी कमेंट मिला किसी की तरफ से, फैमिली में या स्कूल में, कॉलेज में? हाँ, ऐसा तो ये तो बहुत ही कॉमन है कि मतलब ऐसा तो हर एक मैक्सिमम मतलब रोज़ ही सुनने को मिलता है किसी न किसी से कि ऐसा इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कंपटीशन है। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आज कंपटीशन की जहाँ तक बात है, तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें कंपटीशन ना हो। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, सिंगिंग को छोड़ के कोई भी एग्ज़ाम, तो लेकिन कंपटीशन तो हर जगह पे आपको मिलेगा। मैं खाली इतना बोलूँगा कि अगर स्टडी कंटिन्यू है तो अपने जो है वो पैशन जो उसको कंटिन्यू रखा जाए। हो सकता है वही आपका
आपके लिए वो फ्यूचर का जरिया। बच्चे ऐसे भी होते हैं, आपने भी शायद देखा होगा, दर्शकों को मैं बताता चलूँ कि वो बच्चे होप छोड़ देते हैं, लाइक सुसाइड कर लेते हैं। अगर हार गए, थोड़ा सा नीचे आ गए तो सुसाइड कर लिया, नंबर कम आ गए सुसाइड कर लिया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया सुसाइड कर लिया। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं ख़ास तौर पे? क्योंकि आप इतना कुछ जब भी झेल रहे हो, बहुत सारी मुश्किलें आपकी लाइफ में होंगी, तब भी आप स्ट्रगल करके जो आपका दिमाग में अभी भी है नहीं, इंडियन आइडल तो मैं बनूंगा। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से आपको हिम्मत मिलती है, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए क्या कहना है जो अपनी होप छोड़ देते हैं ज़िंदगी में? देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। अगर वो इंसान खुद के अंदर की उस क्वालिटी को पहचाने, उस पर थोड़ी हल्का सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, और फिर जो है जितनी प्रैक्टिस की जाए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, डांसिंग में हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी आप क्रिकेट में खेल रहे हो, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे। मैं कुछ दिन पहले एक वो सोनू शर्मा का एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि एक वो पेंटर थे, तो उनको एक लड़की आई सामने और उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बड़े स्केच आर्टिस्ट हो, आप मेरा एक स्केच बना दो, किसी का भी स्केच। उन्होंने 30 सेकंड में एक स्केच बनाया और कहा कि ये 30 लाख का है। उसने सच में पता किया वो 30 लाख का था। तो उस लड़की बाद में ढूंढते उसके पास गई, कहा कि ये 30 लाख का स्केच मुझे भी सीखना है। तो उसने कहा, बेटा ये 30 लाख का स्केच मुझे 30 साल प्रैक्टिस करने के बाद मिला है, तो आप ये इतना जल्दी नहीं सीखते हो। तो जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना तुम्हारे लिए कंपटीशन का लेवल कम होता जाएगा। डे बाय डे आप 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपके जो लेवल में लोग होंगे ना, आप एक दिन में प्रैक्टिस करोगे, समझ लो आपने 100 से 100, 200, 1000 लोगों को पीछे छोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर बंदा कंटिन्यू अपने उसमें इम्प्रूवमेंट लाता रहेगा, तो ये सुसाइड या फिर ड्रग्स वगैरह जो भी, ये माइंड से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी आपके ख़ास तौर पर घर में जो लोग हैं, ख़ास तौर फादर, मदर और ब्रदर्स जो आपके हैं, तो इंडियन आइडल तक 4 स्टेज में पहुँचना, वो कैसे संभव हुआ? इस जगह से वहाँ तक पहुँचना, खर्चा हुआ होगा, बहुत सारी दुश्वारियाँ हुई होंगी, वो सारे कैसे मैनेज किया आपने? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि नहीं, शायद रियलिटी शो में वही जाता है जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं बेसिकली बस छोटे मोटे पहले ऑडिशंस देता रहा, आपको पता है, छूना आसमान दिया मैंने, और भी बहुत से मेड स्टार हुआ, भद्रा गॉट टैलेंट हो गया। तो एक शो में मेरे को एक लड़का मिला था, निखिल मजोत्रा। वो तो अभी उसने काफ़ी लाइव शोज़ किए हुए हैं, टीवी पे आया हुआ है। तो उससे मेरी मुलाकात हो गई। तो उसने मेरे को बोला, जब भी आइडल का ऑडिशन हो गया मैं आपको बता दूंगा। तो और जब हुआ तो मैं चला गया, कोई एक्सपेक्टेशन। कहाँ पे हुआ था ऑडिशन? वो जम्मू में ऑडिशंस हुए थे। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखी तो मुझे लगा शायद मेरी सिलेक्शन तो होगी नहीं। अच्छा। कहीं पे मैं स्टैंड ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतना टैलेंट था वहाँ पे। और मैं तो बोलता हूँ कि उनको पसंद आ गई मेरी वॉइस। तो फर्स्ट राउंड हो गया, फिर सेकंड राउंड भी वहीं पे हुआ उसी दिन में। तो मैं थर्ड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया वहीं से। तो फिर धीरे धीरे फिर ये जब कहीं ना कहीं से आपको सिलेक्शन हो जाती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलती है, तो फिर बंदे को और काम करने का मौका मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो फिर थर्ड राउंड कहाँ पे हुआ था? थर्ड राउंड हमारा दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। हाँ। तो दिल्ली में फिर वो 4th राउंड में क्यों नहीं आया? वहाँ क्या मसला हो गया ऐसा? वहाँ बेसिकली हमारी टाइमिंग, हमें थोड़ा कुछ फ्रेंड सर्कल थे, हम थोड़ा लेट हो गए। हम 3 जो थे, हम काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे, तो हम टाइमिंग पे नहीं बेसिकली पहुँच पाए। हमें जिसको बुलाया गया था हम पहुँच नहीं पाए वहाँ पे। नहीं तो चांसेस थे आपके 4th राउंड? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस बार जो इंडियन आइडल का अभी ऑनलाइन ऑडिशन हो रहा है, उसमें क्या आपने अपना जो है वो वीडियो भेजा? हाँ जी, वीडियो तो भेज दिया। इंशाल्लाह इस बार ज़्यादा होप है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार सिलेक्शन होगी। इंशाल्लाह इस बार लाइव भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आपकी दुआ होगी तो। दूसरा आप मुझे बताएं, छूना है आसमान, इस छूना है आसमान से कब से आप जुड़े हैं? कितने अभी अब तक कंपटीशन आपने किए और कितने में आपने जो है प्राइज़ लिए? बेसिकली ये छूना आसमान 3-4 साल में एक बार आता है, लगभग 4 साल के बाद आता है। तो पहले भी मैंने एक बार जब पार्टिसिपेट किया था, तो तब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीता था। तो बट मैं आगे नहीं जा पाया था किसी वजह से। तो लेकिन इस बार मैंने फिर से 2019 में ऑडिशन दिए। इसका पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीता मैंने, अभी जोनल लेवल पे भी मैं जीत गया हूँ।
अभी प्रॉन्स लेवल पे है, और मे भी इस बार अनु मलिक जो है हमारे जज होंगे। हाँ, क्योंकि जब 4 साल पहले हुआ था तब अनु मलिक सर ही आए थे वहाँ पे जज, और जब ग्रैंड फिनाले हुआ था तब सुखविंदर सर आए थे। हाँ, तो इस बार भी चांसेस है कि अनु मलिक सर ही आए हमारे इस नेक्स्ट राउंड में। और आप चाहते हैं अनु मलिक जी जो है आपको जज करें? हाँ बिल्कुल, अभी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसी चीज़ के लिए कि अनु मलिक सर अगर जज करें। तो उसके लिए कोई आपने प्रिपेयर किया है गाना कि जो गाना आपने वहाँ गाना है? हाँ, उसके लिए काफ़ी सॉन्ग सिलेक्शन की हुई है, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ वेस्टर्न और क्लासिकल का, क्योंकि मेरा मैक्सिमम फोकस रहता है क्लासिकल पे। तो इस बार मैं चाहता हूँ थोड़ा कुछ डिफरेंट हो जाए, क्योंकि वेस्टर्न और क्लासिकल को अगर जोड़ के कुछ नया प्रेजेंट किया जाए तो हो सकता है वो औरों से थोड़ा डिफरेंट हो जाए। हम आपको बाद में सुनेंगे, पहले आप मुझे बताएं क्या कोई इंस्टीट्यूट है यहाँ पे पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस इंस्टीट्यूट में आपको संगीत सिखाया जाता है, या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट डेवलप करे जिसकी कारण जो है जो बच्चे अगर अनपढ़ भी हैं, अगर उनकी गाने हैं, उनकी आवाज़ है, वो वहाँ पे गाएं और उनको वो पोजीशन मिले जो उनको पोजीशन चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे है एक इंस्टीट्यूट मसूद साहब का, तो लेकिन वो तो उसको अपने उस पर चला रहे हैं, हालांकि उतने वहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है, तो सब बच्चे आ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर उसी को गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ ना कुछ उससे, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ हेल्प हो कि वो रजिस्टर्ड हो जाए, तो मे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाए। क्योंकि आपको मैंने अभी तक जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है कि भदरवा में बहुत ज़्यादा सिंगर्स हैं, हर दूसरा बंदा सिंगर है, और टैलेंट तो बहुत ज़्यादा भंडार पड़ा हुआ है, डांसर, सिंगर, और पूरी चुनाव वैली में भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बोलता हूँ अगर गवर्नमेंट से थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए तो इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ JNK से हमारे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इंशाल्लाह वो बाहर निकल कर आ जाएगा। बाहर निकल के। तो आर्मी ने जहाँ तक ये बैंड ऑफ भदरवा बनाया था उस वक्त आप जुड़े इसके बैंड के साथ, तो आर्मी को कितना श्रेय देंगे आप, इंडियन आर्मी को? बिकॉज ये कंसेप्ट इस जगह पे लाना, भदरवा में लाना, और क्यों लाया, इसके पीछे कोई कहानी होगी जो शायद आपको पता होगी कि इस बैंड ऑफ भदरवा को बनाने का मेन मकसद क्या था? बेसिकली यहाँ पे जो था हमारे CO सर थे पहले, उनका यही था कि क्योंकि यहाँ आपको पता भदरवा में मैक्सिमम लोग यूथ जो है ना, यहाँ पे कोई ड्रग्स की तरफ मैक्सिमम आपने सुनी होगी न्यूज़ में भी, तो बहुत ड्रगिस्ट है, और यहाँ पे ड्रग डीलर कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किसी को पता नहीं अभी तक, लेकिन यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और मेरे खुद अपने जो क्लासमेट थे, कुछ फ्रेंड लोग थे, मेरे कज़िन्स थे कुछ इवन, तो उनकी भी डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ ड्रग की वजह से। हाँ जी बिल्कुल, ड्रग की वजह से। तो यहाँ पे किसी ने कोई 1-2 बार आवाज़ उठाई, ठीक है, नारे वगैरह हो गए, स्पीचेस हो गई, बट उसके बाद कोई एक्शन लेता नहीं है, कि वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो मैं बोलता हूँ ये आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि एक यूथ को जो है वो एक डाइवर्ट किया जाए, उस चीज़ से हटाया जाए कि अगर आपके, और आर्मी ने खाली इतना ही नहीं किया कि हमको खाली अब सिंगिंग से रिलेटेड वहाँ पे बहुत से कंपटीशन और भी करवाती है हर साल, कुछ तो इंडिविजुअली करवाते हैं, कुछ वो कोलैबोरेशन करते हैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उनके साथ कोलैबोरेट करके भी बहुत बड़े प्रोग्राम करवाती है, ताकि यहाँ की यूथ जो है वो थोड़ा उन चीज़ों से हट के अपनी जो है वो टैलेंट पे फोकस करें। जैसे अभी बैंड ऑफ भदरवा की मैं बात करूं तो 4-5 साल पहले जो है वो एक टैलेंट हंट नाम से एक ऑडिशन करवाया था, तो उसमें जितने भी हम फिनाले में थे, तो हम सबको एक लेके एक बैंड तैयार किया गया, और ऐसा भी नहीं है कि जो रह गए उनको कुछ नहीं दिया, उनके लिए भी हर 3 या 4 महीने के बाद ऑडिशंस फिर होते रहते हैं। अच्छा। हाँ, ताकि उनको भी चांस, उनका मोराल भी जो है वो कम ना हो, वो और कोशिश करें। बिल्कुल, वो और कोशिश करें, ऐसा ना हो कि वो डिसअपॉइंट हो जाए कि हम सेलेक्ट नहीं हो गए, अब क्या करें, तो उनको भी चांस मिलता रहता है, और वो ताकि वो कंटिन्यू प्रिपरेशन में रहे उसमें। तो और जो नई यूथ है जो हम बैंड को देख के इंस्पायर, अभी तो काफ़ी मैक्सिमम लोग यहाँ पे, मैं बोलता हूँ हम यहाँ से इंस्पायर होकर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी एक आर्मी ने एक बैंड तैयार किया हुआ है वहाँ। हाँ जी, वहाँ पे इसी को इंस्पायर हो गया। इनिशिएटिव जो है आपके भदरवा के RR ने लिया, और उसके बाद जो है ये अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया जा रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल, यहाँ पे आर्मी ने बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया, इसकी वजह से अभी तो बहुत ज़्यादा अभी यूथ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब आखिरी लम्हों में एक तो मैसेज आप बोलेंगे कि पूरे भदरवा के लोगों को, पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में जो कोविड-19 का है, इससे बचने के लिए ख़ास तौर पे लॉकडाउन में लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है, और एक गीत जो आपको अच्छा लगता हो लोगों को डेडिकेट करना है पूरे भारतवासियों को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे जम्मू कश्मीर। हाँ, जहाँ तक कोरोना की बात है तो मैं इतना बोलूँगा कि अभी जो है ये बहुत ही डेंजरस वायरस है, अभी पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड जो है इससे जूझ रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है।